हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल इंजॉय कर रहे होंगे एंड उसी इंजॉय के साथ सारे वीडियोस को मस्ती से देख रहे होंगे। सही कहा ना मैंने। देखिए, ये वीडियोस है आपके लिए है, आपके लिए अपलोड की गई है, आपकी हेल्प के लिए अपलोड की गई है। हमारा मोटो था, हमारी इच्छा थी कि हमें जो कुछ आता है वो सब कुछ हम आपको दें, बस हमने दिया। ठीक है, एंड आपसे यही प्रॉमिस चाहते हैं कि प्लीज़ हमने जो दिया आप पूरा यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए एंड फुल ऑफ मार्क्स कवर कीजिए। हमारी ब्लेसिंग्स गॉड से हमारी यही दुआ है कि आपको फुल मार्क्स ही आए और आएंगे। अगर आप ये वीडियोस देख करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, आपको पक्का मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने आपको 4.1 तक के कंप्लीट करवाया था। 4.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट में हमने 3 वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे जिसमें तीनों भी रेशियोज के थे। ठीक है, मदर एंड डॉटर एंड टू सिस्टर्स जो भी था, और एक में और मदर डॉटर का ही था। क्लियर है, याद आ रहा है कुछ? अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके बैक जाइए, आप पूरे लेक्चर्स थोड़ा सा अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। टोटल लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए। इसके पहले की ये 4.1 4.2 अभी स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रेश है। फिर से फ्रेश प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, है ना। और आज की प्रैक्टिस में क्या है? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन तो आपने सब पढ़ा, इसके पहले भी आपने सिक्स्थ से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही दिखाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, हमारे दिखाने से पहले आप बता सकते हैं क्या कंपैरिजन मतलब? हाँ, ये तो बहुत इजी है, इसे देख के समझ में आया। छोटे छोटे 6th 7th में पढ़ते थे हम, है ना। तो यही जो कंपैरिजन है ना, चलो हम यही बना के रखते हैं। यही जो कंपैरिजन है ना, इसे ही हमें क्या करना है, आज पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए, कुछ नंबर्स है ABCD, आपके जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, उसके कंपैरिजन ऑफ रेशियोज कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो, इसके कई कंडीशंस होते हैं, है ना। फर्स्ट देखो, इफ AB, ठीक है, हाँ, AD इज ग्रेटर देन BC। अगर AD ग्रेटर है BC से, ठीक है, AD ग्रेटर है BC से, तो हम क्या बोलेंगे? देन क्या बोलेंगे? A/B इज ग्रेटर देन C/D। ठीक, अभी देखिए समझ में आएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? देखिए कैसे आया, AD और ये BC आया, AD BC। अगर AD ग्रेटर होगा BC से तो A/B ग्रेटर होगा CD से। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी चलते चलते चलेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में है ये चीज़, देखिए, लेकिन अभी आपको उसमें नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये हम जैसे बताएंगे ना, चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम है ना। तो इफ AD इज लेस देन, जस्ट अपोजिट समझ लो, AD इज लेस देन BC, तो A/B इज ऑल्सो लेस देन CD। क्लियर है। सिमिलरली इफ AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, सो AB इज इक्वल टू CD। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इससे ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे एक एग्जांपल बताएं, आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ये सब क्या है पता है? ये सिंबल है। ये देखो, हमने ऊपर में बताया आपको ये सिंबल। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं चीज़ें कितनी जल्दी क्लियर होती है। अब भी देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट एग्जाम्पल, हाँ देखिए, 4/9 एंड 7/8। अब ये दोनों में से ग्रेटर, स्मॉल, लेस और इक्वल, ये हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद होगा आपको। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 × 8 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका? 7 × 9, ऐसे ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे, समझ लीजिए, बीच में इसके बॉक्स है, तो 8 4 से कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, एंड हियर इज 9 7 63। बस अब आप तो ऐसा ही बना सकते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? अब दोनों में देख लीजिए कौन सा बड़ा है? 63 बड़ा है। तो अब हमें क्या बताना है? क्या हमें ऐसे ही रखना है? नहीं, हमें क्या बताना है, ये दोनों में कौन सा बड़ा, छोटा या इक्वल जो भी हो, क्या हो रहा है इसमें, है ना। इसके बीच का प्रोसीजर क्या है? तो इसमें क्या बता रहा है? इससे ये बड़ा है, तो अब क्या लिखेंगे? 4/9 इज लेस देन 7/8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देयरफॉर एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम्पल के साथ में आपके क्वेश्चंस अटेंड रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपको टेक्स्ट बुक से ज़्यादा जो आपके क्या बोलते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एग्जाम्पल से आते हैं। इस चीज़ को बहुत दिमाग में भर लीजिए, एग्जाम्पल से ही आते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल ही क्लियर करेंगे। देखिए, हर कोई आपको एग्जाम्पल क्लियर नहीं करवाता। क्या है, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में पहुँचने से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, और हमारा काम वो नहीं है। हमको आपको पूरे एग्जाम्पल्स करवाने हैं। और हाँ, हम आपको ना क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा 4 एग्जाम्पल्स है। 3 एग्जाम्पल्स आपको अभी इजी पढ़ेंगे, वो 3 बात करवाएंगे। ठीक है, और जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, तो वो एग्जाम्पल अभी आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, आपके सिर के ऊपर से जाएगा।
इसलिए अभी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी जो हम इजी वाला बताएंगे वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपको कुछ बाद में बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो अभी हम कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो वो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड वो एग्जाम्पल है वहीं आपको क्लियर करेंगे। ये बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगा जाके, तब वो एग्जाम्पल आपको और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अभी से बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें भी हार्ड पड़ रहा है कि हमें समझ नहीं, हमें क्या, हम तो अभी बता देंगे, बता के खत्म भी कर देंगे, आपके सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसी पढ़ाई कोई काम आती क्या? नहीं, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल ईजी है, जो अभी आपको ज़रूरत है, ठीक है, जो नीड है, वो काम हम पहले करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई इंटरेस्ट आना चाहिए ना पढ़ने में, पहले ही हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, तो कुछ पढ़ाई नहीं होती। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, √13 अपॉन √8 है ना, ओके। देन और क्या है दिया है, √7 अपॉन √5, ये गिवन है। अब हमें पूछ रहा है इसके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेस है, ग्रेटर है कि इक्वल है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सिस्टमेटिक एक फंडा क्या होता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ उतारा जाता है। अभी हम नहीं उतार रहे, ठीक है, ये हमारा यहाँ लिखा है, हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टमेटिक करना है। इस क्वेश्चन को एज इट इज़ आप यहाँ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप समझ लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, √13 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है, एंड √8 मल्टीप्लाई बाई √7, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, भूलोगे, ये जो है एक के अंदर आ जाएगा, दोनों भी रूट में है, ठीक है। तो बड़ा रूट बन जाएगा आपका √8 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, बड़े रूट के अंदर चले गए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना क्या आएगा आपका आंसर। यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं ताकि ग्रेटर लेस और इक्वल कुछ भी होगा तो हमको समझ में आएगा। चलो अब 13 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या होता है, 5 3 15 हो गया, ठीक है। हियर इज 1 कैरी, 5 1 5 देन 6, 65, ठीक है, ये हो गया आपका 65। एंड 8 7 तो 56 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये हो गया हमारा बॉक्स। अब हमें ये चाहिए क्या, नहीं, चलो यहाँ देयरफॉर लिखते जाते हैं, फिर हमारा रियल आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, √13 अपॉन √8। हमें जो चाहिए उसका ही आंसर लिखना है, ये ध्यान रखिए। हाँ, ये देखिए, अगर आपको बताते हैं ये आपका रियल आंसर है, क्लियर है। तो अब क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से लेस ग्रेटर इक्वल फाइंड करना है, क्लियर है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें समझ में आएगा। लेकिन जो आंसर आया ना, अगर यहीं तक आप करके रोक देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हमें जिससे पूछा जा रहा है, अब इससे हमको समझ में आ गया कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है या इक्वल है, जो भी है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, 65 आपका क्या है, बड़ा है, 56 छोटा है। तो ये जो 65 है ये किसका है, इसका है। तो हम इस नंबर को यहाँ लिखेंगे। इसके पहले भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करवाए थे आपको, है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसको हम आपको जब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 भी अभी आपके, वो भी थोड़ा सा है आपके लिए हार्ड, लेकिन वो आप अभी समझ जाएंगे क्योंकि आपको अभी यूज़ होगा, इसलिए करवा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। हम ज़्यादा हंसते हंसाते नहीं पढ़ाते ना, कोई बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत करते हैं, अच्छी बात है, हंसते हुए पढ़ना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम पास ना हो जाए, आपका टाइम ना चला जाए। अभी एग्जाम्स का समय है, हमें चीज़ें जल्दी आपको देखना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करवाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, है ना। इफ़ A is to B, इफ़ A is to B इज इक्वल टू क्या होता है, 2:1, ओके। देन B is to C इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, A is to 4, 32B square C square। कितना बड़ा राक्षस दिख रहा है ना। अभी समझ आएगा, सब कुछ नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये A is to B का मतलब 2:1 है एंड B is to C का मतलब 4 है, ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, 4, इसको आप 4:1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो A is to 4 अपॉन 32B square C square, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। ये दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन में चलते हैं,
सिंपल वे में समझाते हैं, हम इसमें से नहीं जा रहे, हम सिंपल वे में कैसे समझेंगे, यहाँ देखो A/B इज इक्वल टू 2:1 है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, B/C इज इक्वल टू 4:1 ले लिया हम, क्लियर। अब देखिए इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर A/B इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर B/C इज इक्वल टू 4/1। समझ आ रहा है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका A1 A ही होगा ना, कुछ नहीं कर सकते, इज इक्वल टू ये हो गया 2B। कितना सिंपल आ गया। अब इधर देखिए, देयरफॉर B का B1 B आएगा, और कुछ कर सकते क्या नहीं, ये क्या हो गया आपका 4C, हो गया सिंपल, ठीक है। ये आपका ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। अब देखो कितना, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए 32 A4 दिया है तो A की वैल्यू आपको 2B है, हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना। सब्सटीट्यूट करना मतलब उसके प्लेस पे रखना, A की वैल्यू हमको 2B आई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2B = 4। अब देखिए यहाँ पे B² दिया है तो B की वैल्यू 4C आई है तो 4C² लिख सकते हैं, C² की हमें नहीं मिली है। समझ आ गया, A की वैल्यू B की वैल्यू दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कितना ईजी है एकदम, मतलब सिंपल वे में समझा रहे हैं। ध्यान दो, ये दोनों का हमने एक साथ पार्ट में किया, A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई। अब सीधे सीधे इसे लिखेंगे और इसमें ये दोनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, क्लियर है। और अब कर दें क्या, वहाँ समझाया आपको, थोड़ा ऊपर में अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ पार्ट हम इधर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलो ना, अब हमें क्या करना है, ये हो गया, लाइन क्यों खींच रहे हैं यार। हाँ, अब देखिए A = B है, पहले यहाँ ध्यान दो, A = 2B है ना, 2B है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × क्या लिखेंगे, B कहाँ है, ये है 4C। समझ आ गया, ये देखो 2B है, A = पहले ये दोनों में देखो तो B का हम 4C लिख सकते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, 2 4 = 8, 8C, मतलब A की वैल्यू क्या हो गई, 8C हो गई, A की वैल्यू क्या हो गई, 8C हो गई। अब फिर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, हमको A की वैल्यू मिल गई, ये जो B की 4C थी हमने ले लिया यहाँ पे। आ रही बात समझ में, ये जो 2B A = 2B है, A = 2B है। अब ये जो B की वैल्यू है यहाँ पर गिवन है तो इसी B की वैल्यू को हमने यहीं पुट कर लिया, हमको 8C मिल गया। नाउ सब्सटीट्यूट। अब इसे अलग करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यार आप कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलो अब इस वैल्यू में पुट करते हैं, therefore now substitute A4 / 32 B² C², ठीक है। तो therefore A4 क्या है आपकी, A की वैल्यू 8C आई है, सीधे सीधे 8C करो और ऊपर में 4 आ गया, क्लियर। हाँ, एक चीज़ नहीं लिखा हमने, सॉरी, ये आपका पूरे का क्यूब है, ठीक है, वही हमें तरह से समझ नहीं आ रहा था, ये पूरे का क्यूब भी है, ठीक है। ये हो गया 8C4। अब उसके बाद फिर 32 आप एज इट इज़ लिख देंगे। B² B की वैल्यू क्या है आपके, बताइए, B की वैल्यू आपकी क्या है, 4C है, ठीक है। पुट कर देंगे 32 × 4C ² क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो C² है इसे एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई C², क्लियर। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, C² आपका। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी है, ये जो 4² है इसके साथ भी है और C² के साथ भी है, तो 4 × 4 कितना होता है, देखिए आपको बताते हैं। ये देखिए कि 8 कितने टाइम्स आ रहा है, चलो पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। 8 × 8 × 8 × 8, ये हो गया 8 4 टाइम्स। अब C का भी 4 टाइम्स आएगा तो C4 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्लियर हो गया ना ये वाला। अब नीचे देखिए 32 तो है आपका, ठीक है, ये क्या आएगा 4², ठीक है, देन C² मल्टीप्लाई बाई ये C² तो ऑलरेडी है। अब इजी हुआ, देखिए एकदम आपको डिटेल में समझा रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, therefore 8 4 टाइम्स है, चलो 8 × 8 × 8 × 8 तो C4, ठीक है। देन 32 हो गया, ये आपका 16 हो गया तो मल्टीप्लाई बाई 16 लिखते हैं, 4 4 से 16 होता है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए, अगेन ये आपका C² हो गया, अगेन C² हो गया। अब देखो कितना सिंपल है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, काट दो सबको, भगा दो। देखो ये C² और ये C² C4 हो गया तो ये पूरा कट गया। अब देखिए 8 1 = 8, 8 2 = 16, ओके, देन 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है, देन 4 1 = 4, 4 8 = 32 है, ये 8 1 सा कट गया, ये 8 1 सा कट गया, बचा कितना, 1 8 बचा।
हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी गलती हो रही है हमसे, ये सब का ना हम इसे बार बार लिख नहीं रहे हैं, है ना, इसे हमें लिखना ज़रूरी है। तो सिर्फ हमारा क्या बचा यहाँ पे, हाँ, ये 8 बचा, सिर्फ और सिर्फ 8 बचा। देखो सब कट गया, कितना बड़ा राक्षस जैसा दिख रहा था, कितना सिंप्लीफाई हो गया। 8 बचा और ये क्यूब है, तो क्या बचेगा ये हमारा 8 क्यूब, बस कुछ नहीं बचा। तो इसे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसे, इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक आ रहा है, अब समझ में आ रहा है ना। तो इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 8 64 होता है, एंड 64 8 आप करेंगे तो 512। क्लियर है, 512। तो किसकी वैल्यू आई, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करना था। ठीक, तो ये आपका आया आंसर। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखे बताएं, देयरफॉर A4 अपॉन 32 B स्क्वायर C स्क्वायर, है ना, पूरा ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 512, बस। या तो लिखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज 512। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। अब ये इजी लगा, नोट डाउन कर लीजिए। आपको टेक्स्ट बुक में समझाने से जल्दी नहीं समझता है ना, इसे हमें क्लियर जब तक करवाएंगे नहीं ना तब तक नहीं समझता। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिए एग्जाम्पल के। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 4.2 पे। ठीक है, सिंपल वे में समझाएंगे, हर चीज़ समझ में आएगी। कंपेरिजन ऑफ रेशियोज है आपका 4.2 टॉपिक है आपका। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ओके, देन आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंपेरिजन ऑफ रेशियोज का। यूजिंग द प्रॉपर्टी A अपॉन B इज इक्वल टू AK अपॉन BK। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। ओके, ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, देखिए कुछ कुछ नंबर्स आपको गिवन है, ब्लैंक्स भी गिवन है, उस ब्लैंक में आपको नंबर भरना है। अब ये जो आपका जो लिखा है, देखिए आपके क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए A अपॉन B इज इक्वल टू क्या लिखा है आपका AK अपॉन BK। तो ये अभी हम नहीं समझाएंगे आपको, जब ये आप सॉल्व करेंगे ना तब समझाएंगे। ठीक है, ये K और K का मतलब समझ रहे हैं, ये कॉमन मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जैसे किसी में हम लिखते हैं A अपॉन B है, ठीक है, समझ लीजिए जैसे 4 अपॉन 9 है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों को भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले को अगर 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, तो इसको भी 9 से करेंगे। कहने का मतलब ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो गए। आ रही बात समझ में, तो ये कॉमन मल्टीपल है, ये दोनों, ये 9 9 से 81 हो जाएगा, और 9 4 से आपका जो लिखना है वो हो गया, 9 4 से 36 हो गया। तो ये जो है 9 और 9 एक आई, ये K और K है। अब समझ में आया, समझेंगे टेक्स्ट, इसके बारे में कई बार सॉल्व कर चुके हैं आप, 9th स्टूडेंट है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे आप देखेंगे ना वो चीज़ आपको क्लियर होगी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 5 अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, हियर इज ब्लैंक 28, अगेन हियर इज 35, हियर इज ब्लैंक, ओके, देन हियर इज ब्लैंक, हियर इज 3.5, देखिए एक डेसिमल में भी गिवन है। देन चलो, अब आपसे क्या पूछा गया, क्या कहा गया है आपको, सॉल्व करना है आपको निकालना है। क्या निकालेंगे कि ये जो ब्लैंक है ना उसमें क्या फिलअप करना है आपको, कि ये सेम ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ ऐसा क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या बनाएंगे, कौन सा ऐसा मल्टीपल लेंगे, कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल लेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये ब्लैंक में फिलअप हो जाएगा। तो वो तो आप देख के बना सकते हैं, मुझे पता है। चलिए पहले फर्स्ट का करते हैं, 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 28 है। ठीक है, बताइए ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए पहले वाले को लेना, अभी तो चलते पहले, ये 5.7 है, तो यहाँ हमने 5/7 तो लिख दिया। चलिए 5/7 लिख दिया, और हमने इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दिए, अगेन 28 लिख दिया। अब हमको निकालना है कॉमन मल्टीपल, अभी हमने बताया था, अभी आप समझेंगे। ये जो है ना, देखो ये 5/7 आपका क्या हो गया, A अपॉन B, ये A अपॉन B ऑलरेडी 5/7 ये भी हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो आपका K अपॉन K। क्लियर हुआ, तो देखिए क्या होगा, 7 के टेबल में कितने बार में 28 आता है, अगर आपको नहीं समझता है ना, ये ऐसे 28 डिवाइडेड बाई 7 या 28 या ऐसे डिवाइडेड बाई 7 ये कर सकते हैं। ठीक है, 7 4 कितना होता है 28, 7 4 28, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा यहाँ पर, 7 4 28 आ गया। तो जब नीचे का डिनोमिनेटर को हम अगर 4 लेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर ही लेंगे। तो 5 4 हमारा क्या आ गया 20, हो गया, फिलअप हो गया ये।
फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया 20/20, ये हो गया हमारा 20। अब इसे और इसे लेंगे अगेन, चलिए 5/7 इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू अगेन A/B मल्टीप्लाई बाई K/K। तो अब हमको नंबर अभी देखेंगे, पहले अभी कौन सा नंबर है हमारा यहाँ, ये तो देखो वहाँ कहाँ जा रही है, ये है 35। अब ऊपर में 35 दिया है, नीचे का फाइंड करना है। ऊपर में 35 ऑलरेडी गिवन है, नीचे का फाइंड करना है। तो 5 के टेबल में कितने बार में आता है 35, 5 7 से 35, ठीक है, ये हो गया। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5 7 से 35 हो गया, ये आ गया। तो इसे भी 7 से करेंगे, के 7 सेम होगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होगा। तो 7 से कितना होता है 49, आ गया हमारा आंसर सेकंड का, आ गया। नाउ नंबर 3 अगेन 5/7, 3 ने दिया ना, 5/7 इज इक्वल टू, अब देखिए 3.5 डेसिमल में है, तो फिर से पहले 5/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, इज इक्वल टू 3.5 नीचे है, ठीक है। अब 7 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 3.5 आना चाहिए, ठीक है, आता हो तो ठीक है। 5 7 से 35 होता है, इतना आपको मालूम है, मतलब 5 आएगा ये समझ में आ रहा है, लेकिन डेसिमल है तो क्या करेंगे, नहीं समझ आता, डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक। अब देखिए 3 0 से आपका होगी 7 0 से 0 हो गया, उतर गया, ये 3 को आप नीचे ले लेंगे, अगेन ये डेसिमल को ऊपर कर देंगे तो 5 अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक। तो क्या होगा 7 5 से 35, कौन सा आंसर आया आपका 0.5। तो ये 0.5 हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर तो लिखना ही लिखना है 0.5, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 5 5 आपका कितना होता है 25 होता है, ठीक है। यहाँ 0 में अगर आप कैरी भी देते तो 2 ही आएगा ना, तो अब क्या आएगा, एक डेसिमल क्या गया तो आ गया आपका 2.5, ये हो गया आपका थर्ड। हो गया क्लियर, कितना ईजी है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे मज़ेदार क्वेश्चंस रहते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। ओके देन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या गिवन है, 9/14 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी डेसिमल गिवन है 4.5, नीचे में आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ नीचे 242 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगेन यहाँ अगेन 3.5 है, लो ये क्वेश्चन मार्क। चलो करेंगे सॉल्व, 2 भी डेसिमल के गिवन है। तो चलिए फर्स्ट चले, 9/14 इज इक्वल टू 9/14, ये कंपलसरी लिखना है, याद रखो, ये प्रोसीजर याद रखना है आपको, ठीक है। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू करके पहले जो फर्स्ट वाला है उसे एज इट इज़ पहले लिख देंगे ऊपर का। अब फिर हमको समझना है कि 4.5 किस में आएगा, 9 के टेबल में 4.5 किस में आएगा, ठीक है। तो आपको अभी नहीं समझेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, 0 से 0 होता है, 0 नीचे उतर गया, 4 डेसिमल को हम इधर ले लेंगे। अब ये 9 के टेबल में 45 आता है क्या, 9 के टेबल में 45 आता है, 9 5 क्या होता है, टेबल आ रहा है कि नहीं, 9 5 45, ये हो गया 0.5, आगे फर्स्ट का 0.5। अब ये 0.5 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर लिया K/K, सेम कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देन 14 मल्टीप्लाई बाई 0.5 क्या आएगा आपका, 14 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो क्या हो जाएगा, 14 5 तो 70 होता है क्या, हो गया, क्या आ गया आपका 7.0। या तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा छोड़ेंगे तो भी सही है, पूरा लिखेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है। चलो आगे 9.14 लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये आपका सेकेंड वाला है 9/14, ये आप सेम जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे ना। अब देखिए 42 है, 42 अब नीचे साइड दिया है, ऊपर आपको फिलअप करना है। तो 14 के टेबल में कितने बार में आता है, 42 से 28, 14 3 से 42, ओके 14 3 से 42 है, तो ये भी 3 से होगा, तो 27। ये तो बहुत ईजी से बन गया है ना, इसे कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। अगेन अब आप चलेंगे 9/14, समझ में आ रहा ना, हार्ड तो नहीं पड़ रहा। 14 मल्टीप्लाई बाई, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिए कि पहले हमको इधर लिख लेना है, 3.5 अब ऊपर में फिलअप करना है। अब देखिए 14 के टेबल में 35 आता क्या, 14 के टेबल में तो 35 नहीं आता पहले, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करना तो पड़ेगा, डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में आता है, समझ में आएगा। ओके देन 0 0 से 0 हो गया, हियर इज 3, डेसिमल ऊपर गया 35, ठीक है। 14 2 से 28 हो गया, 14 3 से 42 होता है ना, तो 35 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, 28 हो गया, ठीक है। नाउ 35 में से 28 आप उसको अगर माइनस करते तो कितना आता है, यहाँ पे में 7, हियर इज 1 0, ठीक है, ये आ गया 7, एक 0 ले लिया, ओके 14 5 से 70 होता है,
25 0.25 0.25, अरे कहाँ लिख रहे हैं, सॉरी 0.25, 14 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो आपको 3.5 आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है। अब ये 0.25 आपको अगेन ऊपर में भी लिखना है सेम, क्योंकि हमने के अपॉन के ए के यहाँ बीच में कुछ नहीं है का मतलब क्या, मल्टीप्लाई बता रहे ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ए मल्टीप्लाई बाय के, ठीक है ना। तो चलो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आप करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे 5 2.25 आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आ गया आपका 2.25, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आप फिलअप कर सकते हैं। आ गया क्लियर। और लास्ट में इसे आप कैसे लिख सकते हैं पता है, देखिए लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर, ऐसा इधर भी लिख लीजिएगा, 9/14 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे फर्स्ट में आप 0.5/7.0, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड 27/42 इज इक्वल टू 2.25/3.5। दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया, इजी है ना। हाँ चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके इजी लग रहा है ना, हार्ड तो नहीं है। अरे कंपेरिजन ऑफ रेशियो का ही मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, थोड़ा प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना। ये हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 4.2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, ये क्या है पता है क्या आपको, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पता है कि नहीं। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका सर्कमफरेंस का रहता है, ये सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब ये इसकी लेंथ जिसको बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या है इसका फॉर्मूला है, याद है कि नहीं है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, याद है, याद रखना है ये सब चीज़ों को। तो देखो द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो आपका क्या है, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल, ये जैसे आपका एक सर्कल है, ठीक है, आपका ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है। तो द रेशियो ऑफ ये रेडियस ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये एक रेडियस है, तो ये रेडियस 2 टाइम होंगे, 2 रेडियस होगा ना, ये सर्कमफरेंस, ये 2 रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे इसको 2πr, ठीक। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट, सॉल्यूशन लिखते पहले, लेट रेडियस बी, रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो बता रहे इससे ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ सर्कल को हम आर ही डिनोट करते हैं ना, आर डिनोट करते हैं ना, याद है ना, रेडियस ऑफ सर्कल का हम रेडियस को हम आर डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उसका सर्कमफरेंस, देयरफॉर इट्स सर्कमफरेंस, लिखना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। तो उसका सर्कमफरेंस क्या होगा, अब देखिए एक आर है, तो आर तो 2 टाइम होता है, और इसकी वैल्यू क्या रहती है 22/7, जो पाई जिसको बोलते हैं, तो 2πr है सर्कमफरेंस, हाँ, तो 2πr ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा, रेडियस ऑफ अ सर्कल आपका क्या गिवन है, देखो आपके क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, किसका, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, रेडियस एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, किसमें किसका आपको रेशियो निकालने बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब पहले आपका रेडियस, मतलब रेडियस आपका न्यूमरेटर में रहेगा, जो पहले दिया जा रहा है 2 के पहले जो आता है, ऑफ के पहले जो आता है वो आपका ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये कहा गया है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा ये पूरा, क्या हो जाएगा, देखिए इसे हटाते हैं अभी, इज इक्वल टू यहाँ लिखिए क्या है आपका रेडियस, पूरा लिखना है, ठीक है, रेडियस अपॉन सर्कमफरेंस,
ठीक है, यहाँ पे आपको आर और सी नहीं लिख देना है, याद रखना, यहाँ पूरा पूरा लिखना है। इज इक्वल टू रेडियस आपका आर हो गया, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो में क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई करेंगे तब तो निकलेगा ना। ये कट गया, ये कट गया, दोनों के भी आर आर कट गए, ठीक, बचा क्या 1/2 पाई, ठीक। 1/2 पाई को हम कैसे लिखेंगे 1:2 पाई, निकल गया हमारा रेशियो। ये बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब थोड़ा ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन दिए जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी, ये चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो 1:2 पाई क्या हो गया हमारा, रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। चलो, तो आंसर देयरफॉर द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस की स्पेलिंग बहुत लंबी है, क्यों रास आता है लिखने में, इस क्या हो गया 1:2 पाई, बस यही आपका आंसर है। देख लो, क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्पीड तो नहीं हो रहा है पढ़ाने में, कमेंट सेक्शन पे बताइए अगर स्पीड लगता होगा। वीडियो पॉज करके देखिए, धीरे धीरे करके देखिए ना। चलो, नाउ द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। लो, अब एरिया में आ गया, तो क्या पूछ रहा है, देखो 2 दिया है, ध्यान रखो। तो किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, आपको रेडियस पूछ रहा है, इट्स टू इट्स एरिया, मतलब एरिया आपका नीचे रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया, सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता है ना आपको, पाई आर स्क्वायर। देखो ये और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चेक कर रहा है कि आपको फॉर्मूलेज आते हैं कि नहीं, बेवकूफ़ बनाने के धंधे नहीं, ऐसा नहीं है। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया, कहा जा रहा है कि एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है और उसका सरकमफेरेंस का रेशियो टू इट्स एरिया, उसका सरकमफेरेंस का रेशियो टू इट्स एरिया, तो सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर आपको मालूम है और एरिया आपको पाई आर स्क्वायर भी मालूम है, ठीक है। तो क्या लिखना है, आप सीधे सीधे अच्छे से, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना, जैसे बस ऐसे ही लिख देंगे सरकमफेरेंस, आप 2 पाई आर लिख देंगे और पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, हाँ आप कट कर देंगे, ये पाई आर कट हो गया, पाई आर कट हो गया, 2 यहाँ से 2 बचा, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 आर बचा, बस हो गया। तो आप क्या लिखेंगे 2:r, हो गया आपका आंसर। लेकिन आप ऐसा लिखेंगे क्या, हाफ मार्क्स ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिला, हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया, बस यहीं तक है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या बोला, जो कि 2 के पहले जो पूछा जाता है वो आपका न्यूमरेटर में रख दीजिए, 2 के बाद जो लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर में रख दीजिए। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन होता है तो हाफ मार्क्स देंगे आपको। एग्जामिनर क्या चाहेगा कि पूरा सिस्टमेटिक आंसर होना, ठीक है। तो चलो सिस्टमेटिक लिखते हैं, बता रहे हैं, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन जाएंगे, फर्स्ट में पूछा है सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस आपका क्या होता है, सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस तो सर्कल में ही निकाला जाता है ना, ठीक है। सरकमफेरेंस हमारा ये हो गया, फिर हमारा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो फिर लिखेंगे द रेशियो ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर अब किसके किसके बीच लिखना है, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर द रेशियो ऑफ, ध्यान दो यहाँ क्या बोल रहे हैं अभी, देखना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो अभी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया। अब समझा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऊपर होना चाहिए, इट्स एरिया 2 के बाद बोल रहा है, 2 के बाद एरिया है मतलब वो नीचे रहेगा, समझ आ गया। या तो 2 एरिया ऑफ द सर्कल लिखो आप, एरिया तो कई चीज़ का निकलता है, 2 एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस एक ही चीज़ का निकलता है तो आप सरकमफेरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखो, लेकिन 2 देख लिया आपने, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो इज इक्वल टू लिखेंगे सरकमफेरेंस अपॉन एरिया, बस, ठीक। इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, नीचे चलना है क्या, चलो नीचे चलो, 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें पाई आर है, पाई तो कट ही गया, आर इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो इसके एक आर तो कट ही जाएंगे ना, तो 2/r हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 2:r हो गया, बस यही आंसर है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, यहाँ स्पेस नहीं मिलेगी, आप देख लीजिए सरकमफेरेंस की स्पेलिंग, यहाँ थोड़ा हमको डिस्टर्ब हो रहा है, सरकमफेरेंस टू एरिया ऑफ द सर्कल
एरिया ऑफ द सर्कल इज क्या हो गया 2:r। बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, थोड़ा जल्दी कर लो, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नहीं है ना हार्ड, बस थोड़ा लिखने का फंडा हमको समझ आ जाना चाहिए, बाकी चीज़ें हार्ड नहीं, और लॉजिक पता होना चाहिए हमको, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो वैसे भी कितने बार पढ़ चुके हो आप, है ना, पता रहेगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेयर टू इट्स साइड्स। ओके, रेशियो ऑफ डायगोनल, डायगोनल तो पता है आपको, स्क्वेयर में डायगोनल सेंटर में होता है ना, टू इट्स साइड्स इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। साइड का जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्क्वेयर के डायगोनल का जो रेशियो किसके साथ, किसके साथ, हाँ, इट्स साइड्स। देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा है स्क्वेयर के जो डायगोनल है उसका जो रेशियो है इट्स साइड्स, उसके साइड के साथ में बोला जा रहा है। 2 बताया था, 2 के पहले क्या होता है वो न्यूमरेटर में आता है, 2 के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो इट्स साइड्स, उसके साइड्स के साथ, तो 2 लिखा है तो समझो क्या होगा आपको, न्यूमरेटर क्या होगा डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर उसके साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो साइड का लेंथ भी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर है, इसमें टेक्स्ट बुक में देखिए आपके क्वेश्चन में, है ना। जिसके पास नहीं हम उसको क्वेश्चन भी बताएं वो भी देख समझ सकते हैं कम से कम। तो साइड आपको 7 सेंटीमीटर की बने, ओके, है ना। तो इसमें कैलकुलेशन तो होगा ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब तो कैलकुलेशन करेंगे। 7 सेंटीमीटर आपका क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। तो देखो पहले हम कैसे बनाते हैं, ये हमने बनाया, ठीक है। आप देखिए A B C and D, ये हो गया, इसको ही बोलते हैं ना डायगोनल, इसको ही बोलते हैं। अब हम यहाँ क्या क्या कहा गया है, ये साइड है, ये भी साइड है, देखिए एक प्रकार से ट्राइंगल बना है। तो ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल बना कि नहीं बना, और ये 90 डिग्री राइट एंगल बना, मतलब ये आपका क्या हो गया, AC आपका हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमको हाइपोटेनस तो मिल गया, ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ये साइड भी मिल गया। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालेंगे, पहले AC की वैल्यू निकालेंगे। 7 सेंटीमीटर आपको क्या मिला है, साइड मिला है, 7 सेंटीमीटर आपका साइड ऑलरेडी गिवन है। अब स्क्वायर है तो चारों साइड ही बराबर होंगे, स्क्वायर है तो चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, 2 मिला है। हम AC का पहले निकालेंगे, तो क्या करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, याद है कि नहीं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको कैसे मालूम, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है कि नहीं, क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ये √2 इंटू साइड। बताते हैं कैसे आया, देखो अभी ध्यान दो, ये हम आपके पाइथा थ्योरम से ही आया है, समझ आ रहा है, पाइथा थ्योरम से ही आया। अभी हम 7 सेंटीमीटर का नहीं ले रहे, अभी पहले देखते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो चलो हाँ, बाय पाइथास थ्योरम, पाइथागोरस लिख लेते, चलिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो AB स्क्वायर हमारा क्या है, साइड स्क्वायर हो गया। अभी हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, अभी हम आपको बता रहे हैं कि डायगोनल को जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, ठीक है। साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे ही होता है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, ये दोनों के सामने 1 1 तो होता है ना, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2, है ना। दोनों के सामने 1 1, जिसके सामने कुछ नहीं, तो ये भाई एक साइड और दूसरी साइड है कि नहीं है, तो उसके सामने 1 1 होता है, तो हम लिख लेंगे 2 साइड स्क्वायर, तो लिखना ही पड़ेगा, साइड स्क्वायर 2 टाइम्स है, लिख लिया हमने 2 साइड स्क्वायर। आ रही बात समझ में, हाँ, 2 टाइम्स साइड स्क्वायर, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये AC स्क्वायर है ना, हमें AC स्क्वायर क्या मिला, 2 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स साइड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमको तो AC निकालना है ना, मतलब ये जो डायगोनल है उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकलती है उसकी वैल्यू, बहुत ध्यान दो, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ओके, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हम रब कर देंगे, ये आपको डायगोनल्स का जो फॉर्मूला वो कैसे निकला वो बताना है, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर हो गया आपका, अंडर रूट कर दिया हमने, बोथ साइड लेना है। अब देखिए 2 साइड स्क्वायर, इसे भी हमने अंडर रूट कर दिया, दोनों साइड रूट लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर तो कट गया,
ये भी स्क्वायर के साथ में आपका क्या कटेगा, देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों भी रूट में है, तो आपका क्या होगा, ये सिर्फ इसके साथ ही कटने वाला है। नहीं समझ आता, हम अलग से बताएं कि आपको अलग से बताएं कि साइड में ही समझ आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर के साथ में ये कटेगा, लेकिन इसका स्क्वायर है क्या, नहीं है, नहीं है। देखो हम अभी आपको ऐसे नहीं समझता, तो देखो ये है √2 इंटू साइड, ठीक है, स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसको भी आप स्क्वायर में ले लो, बोथ साइड बोल रहा है, इसको भी ले लो, देख लो, हम आपको बता रहे, समझ में आ रहा होगा तो इसका और इसका स्क्वायर कट गया, हमने पूरा एक स्क्वायर के अंदर रख दिया था, तो इसके साथ इसका स्क्वायर कटेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये किसके अंदर रह जाएगा, रूट के ही अंदर रह जाएगा। तो √2 इंटू साइड, अब समझ में आया कि √2 इंटू साइड कैसे बना। देखो AC इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, मतलब ये जो है क्या है इसका, √2 इंटू साइड, क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या निकला, √2 इंटू साइड। अब समझ आ गया, हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला या उसकी वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू √2 इंटू साइड होती, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपको हमने तो ये बताया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर में डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, तो √2 इंटू साइड डायगोनल की वैल्यू होती है, ये आपको पता है। अब इसको छोड़ दो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखो, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमने डायगोनल की वैल्यू आपके लिए बताने के लिए किया, ठीक है। तो देखो रब करें कि आगे बढ़ें, इसे लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ध्यान दीजिए, अच्छे से बता रहे हैं, इसे पूरा अच्छे से लिख लीजिए, अभी हमने छोड़ दिया है। सॉल्यूशन देखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बताए ना अभी आपको, इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, बस इतना लिख लो, फिर हम रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं करके हम थोड़ा ऊपर लिखे हैं, हो गया। अब उसमें चले क्वेश्चन में, चलो इसे अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलो नाउ हियर क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है आपको, ठीक है। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है आपको, देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो अब निकाल लीजिए, √2 आपको है, साइड आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा ये 7√2, क्या हो गया ये 7√2 आ गया। अब ये 7√2 क्या है आपका, सेंटीमीटर है, तो ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में आएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकल गया आपका, है ना, 7√2 हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे मतलब रेशियो ऑफ अ डायगोनल टू इट्स साइड्स, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ अ डायगोनल टू इट्स साइड्स, मतलब आपको किस पे रेशियो निकालना है, डायगोनल का साइड के साथ, ठीक है। तो चलो लिखेंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द डायगोनल, डायगोनल भी निकल गया आपका, है ना, साइड भी मालूम है, डायगोनल टू इट्स साइड्स। अब देखो 2 के पहले रेशियो ऑफ डायगोनल है और 2 के बाद साइड्स है, ध्यान दो इस चीज़ को, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन क्या हो जाएगा, साइड्स, क्लियर हो गया। चलो डायगोनल आपका कितना निकला, 7√2 एंड साइड्स आपका कितना है, ऑलरेडी गिवन है, साइड हमारा 7 सेंटीमीटर हाइट है, देखा है ना आपने, टेक्स्ट बुक में तो देखे हैं ना 7 सेंटीमीटर, 7 और 7 कट गया, क्या बचा आपका √2, ठीक है। अब √2 सॉरी 1 7 1 से 7 7 1 से 7 होता है, तो ये √2/1, पहले ऐसा नहीं लिखना है आपको, रेशियो में निकालना है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो √2:1 ये हमारा निकल गया रेशियो, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर आपको दिख रहा है ना नीचे, रेशियो ऑफ डायगोनल टू इट्स साइड्स इज √2:1, बस यही है आपका आंसर, हो गया, थर्ड क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, नोट कर लो जल्दी से, हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है,
वीडियो हमें ऐसा लगता है कि लंबी हो जाएगी, इसे रोक देते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, ठीक है। फिर वो जो आपका जो एक एग्जाम्पल का हमने क्वेश्चन छोड़ा था ना, उसे भी समझा देंगे। अब इतने से तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आप वो एग्जाम्पल समझ जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन 2 का जो आपका एक बच्चा है, इसे भी अब फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो पसंद आ रही ना वीडियो, अच्छी लग रही है? हमें बहुत उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। हम अच्छे से बना रहे हैं, मन से बना रहे हैं, बहुत उम्मीद रख के बनाते हैं कि आपको एक ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से छोटे टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए। इसे प्लीज़ अच्छे से रट्टा मार लीजिए, याद रख लीजिए कि डायगोनल का जो वैल्यू है वो कैसे आया, ठीक है। याद रखिएगा कि √2 × होता है ऑलवेज। क्लियर है? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए यार, अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन पे जब आप ऐसे कमेंट्स देखते हैं ना, बहुत खुशी होती है। हाँ, किसी ने हमें कुछ ऐसा बोला है कि मैम ये कुछ चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी करेंगे, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, ठीक है। ओके, गुड लक, गुड बाय।